आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने जो आ रहा है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ज़्यादातर जो खंडहरे होते थे उसकी खुदाई लंबवत हुई है। दूसरा कथन क्योंकि इसकी कीमत कम आती थी। सही कथन को आपको चुनना है। इसका ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग इस बुक के तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस बुक के पहले एवं दूसरे चैप्टर को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। मैं इसका कंप्लीट डिटेल्स वाइज इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। तो आज हमें क्या पढ़ना है? इतिहास का निर्माण और उनके स्रोत, यानी इतिहास के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, आज इस चैप्टर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और किन किन स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये सब जितना भी चीज़ है सब को डिटेल्स वाइज में बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उस प्रश्न का भी उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है भौतिकी अवशेष। भौतिकी अवशेष यानी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको भौतिकी अवशेष कहते हैं। तो पुरातत्व की विधियाँ हमें प्राचीन, एक मिनट, एक मिनट, चलिए अब सही है। तो पुरातत्व की विधियाँ हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले भौतिकी अवशेषों को ढूंढने में मदद करती है। भारत एवं अन्य देशों में जो पुरातत्व होता है यानी जो इतिहास में मिले तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पुरातत्व। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस बुक के अगर पीडीएफ को अपने पास सेव करके रखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एयर 01 क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत एवं अन्य देशों में पुरातत्व का इस्तेमाल प्रागैतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक और प्राचीन भारत के अध्ययन में किया जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक का संबंध उस काल से है। अब प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि पुरातत्व का जो संबंध है या इसका इस्तेमाल है यह प्राग ऐतिहासिक एवं प्राचीन भारत के अध्ययन में किया जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल वह समय होता है जिसमें हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते, यानी उस समय के लोग किसी प्रकार के कोई चीज़ों को लिख कर नहीं रखते थे और इतिहास मुख्यतः लिखित सामग्री पर आधारित थी। ठीक है, इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हमें लिखित सामग्री पर देखने को मिलता है, जबकि प्राग इतिहास में हमें किसी प्रकार के कोई लिखित प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। प्राग ऐतिहासिक स्थल कई मायनों में ऐतिहासिक स्थल से अलग होते हैं। सामान्यतः ऐसे स्थल मुख्य आवासीय अवशेषों के रूप में नहीं होते बल्कि मनुष्यों, पादप और जीव जंतुओं के जीवाश्म के रूप में होते हैं। ये पठार और पहाड़ों के ढलानों पर, नदियों के किनारों और ऊंचाई पर पाए जाते हैं जो विविध वनस्पति और जीवों से युक्त होते हैं। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पुरान पाषाण के कई पत्थरों के औजार भी इस स्थलों पर पाए गए हैं। औजार, पौधे, जानवर और मनुष्य के अवशेष हिमयुग के जलवायु की स्थितियों को दर्शाते हैं। हालांकि ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मध्य तक भारत में सिंधु है, आपको पता है कि उत्तर में आपको सिंधु देखने को मिलता है, वो सिंधु संस्कृति में लिखावट के होने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है,
या उसकी व्याख्या अभी तक संभव नहीं हुई है। इस प्रकार जो हड़प्पा है वहाँ के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उसकी संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक में रखा गया है। यही काल ताम्र और ताम्रपाषाण युग की संस्कृति का है, जहाँ लोग लिखना नहीं जानते थे। भारत में पढ़े जाने वाली लिखावट ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक के शिलालेखों में मिलती है, जो उस समय के ऐतिहासिक निर्माण का ठोस और मजबूत साक्ष्य यानी एविडेंस प्रस्तुत करती है। हालांकि अशोक से पूर्व के काल में वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्यिक स्रोतों के बावजूद इतिहासकारों के लिए पुरातत्व शास्त्र महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी इतिहास को लिखने में हमें वैदिक एवं उत्तर वैदिक और अशोक के जो शिलालेख हैं उसके सहारे के माध्यम से हम इतिहास को समझने में सक्षम हुए हैं। प्राचीन भारतीय समाज में ढेरों भौतिकी अवशेष छोड़े हुए हैं। यानी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ सबूत छोड़ के रखा है कि हमारा समाज कुछ इस प्रकार का था। दक्षिण भारत के पाषाण मंदिर और जो पूर्व भारत है वहाँ पर ईंटों वाले मठ आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। हालांकि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग जो कि टीला के रूप में हो सकता है या खंडहरों के रूप में हो सकता है, वो भारत के अंदर दबे हुए हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। एकल संस्कृति, प्रधान संस्कृति और बहुल संस्कृति। एकल संस्कृति टीला या खंडहर मुख्यतः एक ही तरह के संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। कुछ टीलों या खंडहरों जो केवल पेंटेड ग्रेडवेयर संस्कृति को दर्शाते हैं, कुछ सातवाहन कुषाण की संस्कृति को। तो इस प्रकार जो एकल संस्कृति वाले टीले एवं खंडहर होते हैं उसमें हमें एक ही प्रकार के संस्कृति देखने को मिलती है। प्रधान संस्कृति टीले या खंडहरों में प्रधानता तो एक संस्कृति की होती है, लेकिन उसमें दूसरी संस्कृति भी पाई जाती है। यानी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो इसमें आपको प्रधानता यानी प्रायोरिटी दे रहे हैं आईएएस को, लेकिन इसमें और भी तो जॉब्स है, लेकिन आप प्रधानता किसको दे रहे हैं? आईएएस को। इसी प्रकार इसमें कई प्रकार के संस्कृति थे, लेकिन इसमें प्रधानता केवल एक ही संस्कृति को दिया जाता था। बहुल संस्कृति टीलों या खंडहरों में कई महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ देखने को हमें मिलता है, जहाँ कदाचित एक संस्कृति दूसरे संस्कृति पर व्याप्त थी। रामायण और महाभारत के मामले में इन अवशेषों या खंडहरों की परत दर परत खुदाई करके उन चीज़ों के जरिए उस वक्त की संस्कृति एवं अन्य पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये रामायण और जो महाभारत बनाया गया है ये कैसे बना है? उस समय के जितने भी हमारे पास साक्ष्य थे उसके सहारे से हम रामायण एवं महाभारत को लिख पाए हैं। कई अवशेषों या खंडहरों की खुदाई लंबवत या समतल रूप से हो सकती है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि आपका प्रश्न था, उसका आंसर यहीं पर छिपा हुआ है। तो ऐसे जो खंडहर है या अवशेष है उसकी खुदाई दो प्रकार से हो सकती है। एक होती है लंबवत और एक होती है समतल। लंबवत खुदाई का अर्थ है लंबाई नुमा खुदाई, जिससे संस्कृति के काल का पता लगाया जा सकता है। यह मुख्यतः उस स्थलों के कुछ हिस्सों तक सीमित होती है। यानी जो लंबवत खुदाई होती है यह कुछ ही जगहों तक सीमित होती है। वहीं समतल खुदाई पर्याप्त, जो समतल खुदाई है इससे तात्पर्य यह है कि इससे बहुत अधिक हिस्सों की खुदाई हो जाती थी एवं इस खुदाई का खर्चा बहुत ही ज़्यादा था। तो आई होप आप इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि बहुत ही जो खंडहर है उसकी खुदाई
लंबवत हुई है क्योंकि इसका खर्चा बहुत ही कम था और जो समतल खुदाई होती थी उसकी खर्चा ज़्यादा होने के कारण इसकी उतनी खुदाई नहीं हो पाई है। फिर हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, 1 मिनट। चूँकि ज़्यादातर स्तरों की खुदाई लंबवत हुई है इसलिए वे उस समय की भौतिकी संस्कृति के सही ऐतिहासिक समय को बताते हैं। महंगा होने के कारण समतल खुदाई बहुत कम होती है, जिस कारण से ऐसी खुदाई के जरिए प्राचीन भारत के कई काल का संपूर्ण एवं पर्याप्त भौतिकी जीवन की रूपरेखा उभर कर सामने नहीं आ पाती। इन टीलों या खंडहरों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन अवशेषों को विभिन्न अनुपात में संरक्षित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे और शुष्क जलवायु में ये प्राचीन साक्ष्य अस्थि स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य गंगा की जो आर्द्र जलवायु है, जहाँ पर दलदली का इलाका है, क्या वहाँ के जमीन के अंदर इस प्रकार के साक्ष्य भी होंगे? नहीं, क्योंकि वह पानी में पिघल गया होगा। तो गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों या डेल्टा प्रदेशों के मध्य में लोहे के वस्तुओं का क्षरण हुआ है और कच्चे मकानों या संरचनाओं की पहचान मुश्किल हो गई है। सिर्फ अच्छी पकी हुई ईंट और पत्थर से निर्मित वस्तुएं इस गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों में सुरक्षित पाई जा सकी। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि खुदाई के माध्यम से ईसा पूर्व 600 में बलूचिस्तान है यानी अफ़गानिस्तान वाला इलाका, बलूचिस्तान में लोगों द्वारा निर्मित गांव सामने आए। जब हम लोग खुदाई किए तो बलूचिस्तान में हमें लोगों द्वारा निर्मित गांव देखने को मिला। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में गंगा के समतल मैदानों में विकसित भौतिकी संरचनाएं भी सामने आईं। यानी जब हम खुदाई करते हैं, जैसे कि हड़प्पा है, तो राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा को खोज कर उसकी खुदाई किया गया और पता है कि जब वहाँ से रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तब उस समय वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता बसी हुई है। कुछ सालों तक तो उसको ऐसे ही खोद कर छोड़ दिया गया, फिर वहाँ पर जाकर देखा कि ये एक प्राचीन नगर था। इससे लोगों के जो रहवासी हैं यानी वो कैसे रहते हैं, वहाँ के बसे थे, कैसे आकर वहाँ बसे थे, ये हमें पता चलता है। साथ ही मिट्टी के बर्तन, उसके रेशेदार खाने और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों का पता चलता है। तो जब हम खोदते हैं तभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। दक्षिण भारत के लोग इन्हें उनके औजारों, हथियारों और सामग्री के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया गया। तो दक्षिण भारत में ये सब जो हम देख पा रहे हैं कि लोगों को जब दफनाया जाता तो उसको औजार के साथ, हथियारों के साथ एवं सामग्री के साथ और बड़े बड़े पत्थरों के साथ उसको दफनाया जाता था। तो क्या यह उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला? नहीं, ये केवल हमें दक्षिण भारत में ही देखने को मिला। इसकी जानकारी मिलती है। इन संरचनाओं को मेगालिथ कहा जाता है। मेगालिथ का मेगालिथ एक ऐसी पुरातात्विक माध्यम है जिसमें हम लोगों की उसके रहन सहन के बारे में पता लगाते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी को पत्थर के साथ दफनाया जाता है तो इससे पता चलता है कि वो मिडिल कास्ट आदमी है। अगर उसको सोना चांदी के माध्यम से दफनाया जाता है तो हम समझेंगे क्या कि वह एक अमीर घराना के आदमी था या है। ठीक है, हालांकि कुछ मेगालिथ इस श्रेणी में नहीं आते हैं। इसकी खुदाई से लोह युग से आगे की दक्कनी लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। वह विज्ञान जिसके जरिए हम सिलसिलेवार यानी एक सीरीज वाइज एवं सुनियोजित रूप से पुराने खंडहरों और चट्टानों को खोदकर लोगों के भौतिकी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक शास्त्र कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम इतिहास के बारे में कैसे माध्यमों का सहारा लेकर उसके अध्ययन करते हैं, फिर एक किताब के माध्यम से हम उसको प्रकाशित करते हैं। तो
अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वह जो मनुष्य को दफनाया गया था या कोई अवशेष समय मिला था तो वो कितना साल पुराना था। तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिव तत्वों यानी कार्बन का सहारा लेते हैं। तो कार्बन जो कि आपको पता है कार्बन 14, इसके सहारे हम लोगों के जीवन के बारे में पता लगाते हैं कि वो आखिर कितना साल तक जीवित रहा या कितना साल तक वो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो इस काल को निश्चित करने की कई विधियां हैं। इसमें रेडियो डेटिंग सबसे महत्वपूर्ण विधि है। रेडियो कार्बन डेटिंग सबसे महत्वपूर्ण विधि है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 रेडियो सक्रिय कार्बन है जो प्रत्येक जीवित वस्तु में पाई जाती है। तो ये जो रेडियो कार्बन है यह प्रत्येक जीवित वस्तु में पाई जाती है। यह अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थ की तरह ही समान रूप से विघटित होती है, यानी यूरेनियम की तरह ही यह समान रूप से क्या होती है, विघटित होती है, यानी कम होती जाती है। किसी जीवित वस्तु में हवा या भोजन द्वारा कार्बन 14 के अवशोषित हो जाने के कारण कार्बन 14 का विघटन कम होता है। हालांकि जीवित वस्तुओं के निष्प्रमाण होने पर यानी जब वह मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 14 के जो घटक होते हैं वो समान अनुपात में कम होते जाते हैं और तब वह हवा और भोजन द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब कोई आदमी मर जाता है तो उसे भोजन नहीं मिलता और ना ही हवा मिलता है, तब उसके शरीर में जो कार्बन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान रेडियो कार्बन में हुए क्षरण की माप के जरिए उनके समय का निर्धारण किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो कार्बन का विघटन समान रूप से होता है। सर्वविदित है कि रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 5568 वर्ष का होता है। जो रेडियो कार्बन होता है इसका अर्ध जीवन काल कितना होता है, 5568 वर्ष का होता है। किसी रेडियो कार्बन वस्तु के अर्ध जीवन काल का तात्पर्य उस अंतराल से है जिसमें वस्तुओं में विद्यमान रेडियो कार्बन सक्रिय तत्वों का ह्रास हुआ है। ठीक है, तो जो रेडियो कार्बन होता है उसका अर्ध जीवन काल कितना होता है, यानी मान लीजिए कि आपका जो एज है वो है 60 साल और 60 साल है, नहीं मान लो कि आप बचेंगे 60 साल बचेंगे, तो 60 साल का अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 30 साल इसका आपका अर्ध जीवन काल कितना है, 30 साल है। तो उसी प्रकार रेडियो कार्बन जो तत्व है इसका अर्ध जीवन काल 5568 वर्ष का होता है। इस प्रकार किसी वस्तु का अस्तित्व यदि 5568 वर्ष पहले समाप्त हो गया हो तो उस में विद्यमान कार्बन 14 पदार्थ का अस्तित्व काल आधा हो जाएगा और कोई वस्तु अगर 11,136 वर्ष पहले समाप्त हुई हो तो उसके जो विद्यमान कार्बन है उसके घटकों का अस्तित्व काल 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इस विधि के द्वारा अगर कोई चीज़ 70,000 साल पुरानी है तो उसका काल का निर्धारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 70 साल पुराने चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करने माने ये कार्बन डेटिंग का सहारा नहीं लेते हैं अगर वह 70 साल पुराना हो गया है तो। जलवायु और वनस्पति के इतिहास की जानकारी पौधे के अवशेषों विशेषकर पराग के परीक्षण के हासिल किया जाता है। इस आधार पर कहा जाता है कि ईसा पूर्व 7000 से 6000 तक में जो राजस्थान है, कश्मीर है, वहाँ पर कृषि होती थी। कब? 7000 वर्ष पहले। धातु की कलाकृतियों के स्वभाव एवं संगठन के साथ साथ उन खाद्यान्नों और वस्तु तकनीकी के विकास का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाता है जिससे धातु निकाले जाते हैं। जानवरों की हड्डियों के परीक्षण से जानवरों के इस्तेमाल और पालतू होने की जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, पुरातत्व शास्त्र मृदा संग्रहण करता है, इससे ठोस अवशेष पाए जाते हैं। हालांकि मोटे तौर पर ईसा
मोटे तौर पर कहा जाए कि ईसा पूर्व 3000 तक प्राग इतिहास के महत्वपूर्ण अध्ययन के लिए मिट्टी और चट्टानों के अध्ययन का हम लोग आवश्यक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। जो भूगर्भ शास्त्र है उसके द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरह पौधे और जीवों की दुनिया भी धीरे धीरे बदलती रहती है। इसकी इतिहास जीव विज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है। मानव जीवन को समझना ना तो मिट्टी, पौधे और जानवरों को समझे बिना संभव है, ना ही दूसरी तरफ मानव के जीवन के निरंतर संबंधों को समझे बिना संभव नहीं है। भूगर्भ और जैविक प्रगति ना केवल प्रागैतिहासिक बल्कि इतिहास को भी समझने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, अब हम देखेंगे कि पुरातात्विक अवशेषों के मद्देनजर पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ शुरू होने वाले इतिहास के कुल समय में के फैसले का 98% से अधिक का अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिक एवं जैविक अध्ययन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा लगभग ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मैं और एक पार्ट लेकर आने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि भौतिकी अवशेषों के माध्यम से कैसे हम प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास को समझते हैं, वो हम लोगों ने देखा। तो इसमें हम रेडियो एक्टिव तत्वों का सहारा लिए और फिर कुछ खुदाई का सहारा लेकर हम इसको समझने का प्रयास किए। कल जो कि हम पढ़ने वाले हैं कि सिक्कों के सहारे हम कैसे इतिहास का पता लगाते हैं, ये हम कल समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप PDF चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एयर 01 क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं कल फिर इसी समय में आप लोग को एक फिर से इसी चैप्टर का और एक पार्ट आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, लेकिन बोरिंग होने के कारण आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे, इसीलिए मैं कल फिर न्यू अंदाज के साथ इस वीडियो को लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा।